जब अमेरिका की तालिबान से वापसी तय थी, तब भारत इस क्षेत्र के उन आखिरी देशों में से एक था जिसने तालिबान के साथ संवाद के रास्ते खोले थे। लेकिन उससे पहले वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का सबसे लगातार समर्थन करने वालों में से एक था, जिसने युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण और अफगान लोगों की क्षमता निर्माण के लिए $3 अरब देने का वादा किया था। भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और यहां तक कि मंत्रिस्तरीय बातचीत भी बहुत कम हुई है। अब तक पहली और एकमात्र बातचीत तब हुई थी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुत्तकी से फोन पर बात की थी। इस प्रकार यह यात्रा शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक बड़े, भले ही सतर्क कूटनीतिक बदलाव का संकेत देती है। बगराम का मुद्दा कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी जारी रखना 2020 के दोहा समझौते के गुप्त अनुबंधों से जुड़ा है, जिस पर पहले ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण अफगानिस्तान में उनकी वापसी आसान हुई थी। मुत्ता की इन वार्ताओं में एक प्रमुख तालिबान नेतृत्व अपने अन्य सदस्यों और वफादारों द्वारा देश में अमेरिका की नए सिरे से उपस्थिति के विरोध के साथ साथ अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के विरोध से भी जूझ रहा है, जिन पर वह अब व्यापार, मानवीय सहायता और सबसे महत्वपूर्ण अपने शासन को वैध बनाने के लिए निर्भर है। तालिबान में आंतरिक दरारें भी एक भूमिका निभाती हैं। क्वेटा शूरा और कंधार शूरा के बीच मतभेद, कंधार शूरा के भीतर पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान विरोधी नेता इत्यादि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कल रात पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा काबुल पर की गई बमबारी इसी बात को दर्शाती है। फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने भी इस बयान में शामिल होकर तालिबान से निपटने की अपनी मंशा व्यक्त की, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिका की नई उपस्थिति का विरोध किया। यह क्षेत्रीय प्रक्रिया और तालिबान के प्रति भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल का संकेत देता है। यह इस्लामी गणराज्य के दिनों से उसकी अफगान नीति में बदलाव का भी संकेत देता है, जब नई दिल्ली ने अपने हितों को अमेरिका और नाटो के हितों के साथ जोड़ लिया था। बेशक यह गठबंधन उस समय अनिवार्य था। उस समय तालिबान के पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ घनिष्ठ संबंधों, भारतीय विमान IC-814 के क्रूर अपहरण या अफगानिस्तान में भारतीय धुंध निशाना बनाने या तालिबान द्वारा ओसामा बिन लादेन और उसके अलकायदा को शरण देने के बारे में सोचें। दरअसल इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ISIS-K के उभरने का एकमात्र खतरा, जिसने न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि ईरान और रूस में भी मौत और तबाही मचाई है, चीन और इस क्षेत्र के अन्य मध्य एशियाई देशों के लिए इसके खतरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बड़ी वजह रही है कि रूस से लेकर चीन, ईरान से लेकर उज़्बेकिस्तान तक देश तालिबान को अफगानिस्तान के वास्तविक शासक के रूप में मान्यता देने लगे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान खुद उन्हीं ताकतों से जूझ रहा है जिनसे कभी उसका गठबंधन हुआ करता था। मॉस्को में मुत्ताकी ने घोषणा की कि अफगानिस्तान को दाइश से खतरा है। काबुल में सत्ता में रहते हुए 4 सालों में इसने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पंजशीर घाटी भी शामिल है, जो विपक्षी राष्ट्रीय प्रतिरोध का गढ़ रही है। लेकिन किसी भी पड़ोसी देश को अफगानिस्तान से निकलने वाले किसी भी आतंक का सामना नहीं करना पड़ा है। अंततः भूराजनीतिक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान से किसी भी खतरे को बेअसर करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे पाकिस्तान से नए सिरे से दुश्मनी और अमेरिका से व्यापारिक दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है, जो अब इस्लामाबाद के साथ फिर से जुड़ रहा है। खुफिया रिपोर्टें हैं कि ISIS-K, लश्कर-ए-तैयबा, लेट जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन कर रहा है। पश्चिम के साथ संघर्ष में उलझे रूस,
चीन और ईरान के लिए अफगानिस्तान के साथ भूराजनीतिक रूप से गठबंधन करना महत्वपूर्ण है ताकि इसे फिर से पश्चिमी शक्तियों का अड्डा बनने से रोका जा सके। भारत अब एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपना रहा है। वह क्षेत्र में अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए किसी भी खतरे से बचाव कर रहा है, क्योंकि तालिबान को मान्यता देने और अपने क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों को रोकने के लिए तालिबान द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद कुछ अस्पष्ट क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं। इनमें से एक समस्या आंतरिक मतभेद और प्रतिद्वंद्विता है जो संगठन को त्रस्त करती है और जो उसकी सीमाओं के पार भी फैल सकती है। इसके बाद तालिबान की अपनी ही आबादी के कुछ वर्गों, खासकर महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों के प्रति घरेलू नीतियां हैं, जिनके कारण उसे वैश्विक स्तर पर काफी बदनामी झेलनी पड़ी है। देश के संबंध में एक गैरनिर्देशात्मक नीति अपनाई है। फिर भी मध्ययुगीन शासन की अनदेखी करते हुए अपने देश में लोकतंत्र और कानून के शासन का पालन करना भारत के अपने मूल्यों के विरुद्ध है। तालिबान के साथ संबंध बनाकर और अफगान लोगों के लिए अपनी मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण जारी रखकर भारत, जैसा कि उसने हमेशा किया है, तालिबान शासन को अपनी कई घरेलू नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।